तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एग्जाम्स में आती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 3 टेक्निक में से एक टेक्निक पे क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों करते हैं और ये है क्या। तो इट इज ए टेक्निक to separate and isolate DNA fragments on the basis of their size। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, तो उन डीएनए के फ्रेगमेंट को हमें साइज के बेसिस पर सेपरेट करना है कि किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। साइज के बेसिस पर हमें उनको सेपरेट करना है और फिर आइसोलेट भी करना है। एक स्पेसिफिक साइज का फ्रेगमेंट अगर हमें चाहिए तो उसका स्पेसिफिक साइज अगर हमें पता है तो इस टेक्निक की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है बेटा बच्चों को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कब किस टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, कोई भी सिचुएशन आपको एग्जामिनर दे सकता है, आपको पता होना चाहिए कि किस टेक्निक में हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो जेल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने क्यों किया था? टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखना, जैसे कोई भी सिचुएशन दे सकता है कि बहुत सारे लोग एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग मर गए। तो क्या हुआ कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए, तो हमें नहीं पता चल रहा कि किस इंडिविजुअल की डेड बॉडी कौन सी है। तो उस केस में हम किस टेक्निक की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो कौन सी टेक्निक की हेल्प से? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, ठीक है। या फिर ध्यान से सुनना सिचुएशन कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें कोई इंडिविजुअल को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसका डीएनए सैंपल कम अमाउंट में हमें अवेलेबल है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं बना पा रहे हैं, उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमें उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी? यहाँ पर सिचुएशन अलग दी है कि हमारे पास डीएनए सैंपल कम है, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इस केस में आप कहोगे कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें पीसीआर करानी पड़ेगी ताकि उसके डीएनए कंटेंट को हम एम्पलीफाई कर पाए, और एम्पलीफाई करने के बाद हम उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। वो पूछेंगे कि एक कोई भी जगह है जहाँ से हमें ब्लड सैंपल मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डीएनए कंटेंट कम क्वांटिटी में अवेलेबल है या सैंपल कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए? तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? पीसीआर। पीसीआर क्या करती है? एक डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई करती है, एक ही सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हमें देगी। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है? मल्टीपल कॉपीज बना के देगी। क्या बना के देगी? मल्टीपल कॉपीज। फिर आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस केस में हम लेंगे कि हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमें साइज के बेसिस पर सेपरेट करना है। वी हैव टू सेपरेट them या isolate them according to their size।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तीनों टेक्निक का अलग अलग पर्पस है, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करती है, पीसीआर किसी भी डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हमें बना के देती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे पास है, तो उन फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है उनके साइज के बेसिस पर, तो हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, इट वाज डेवलप्ड बाय टेसेलियस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था इन 1937 में। बेटा तीनों टेक्निक्स में आपको ढंग से याद करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया है, पीसीआर को किसने, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किसने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, वो चीज़ हमें देखनी है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो होता क्या है, जो डीएनए फ्रेगमेंट जिनको हम सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, वो होते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा चार्ज होता है उनके ऊपर, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर हमें इन सेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पास कराना पड़ेगा एक मीडियम के थ्रू। ठीक है, और ये मीडियम के थ्रू पास कब होंगे, जब हम इनको फोर्स करेंगे, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो हम इनको फोर्स करेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें। ठीक है, तो दे कैन बी सेपरेटेड by forcing them to move towards the anode मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होती है इनके केस में। ठीक है, उसकी तरफ हमें फोर्स करना है इनको मूव करने के लिए, और ये एनोड की तरफ मूवमेंट कब करेंगी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे। तो अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर पास किस में से कराना है बेटा, एक मीडियम के थ्रू पास कराना है, थ्रू ए मीडियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करानी है थ्रू ए मीडियम। और मीडियम कैसा, मीडियम ऐसा जिसका एक फिक्स पोर साइज हो। तो आपको पता है, जब भी एक पोरस मटेरियल में से कोई भी चीज़ पास होती है, तो जिसका साइज उसके पोर साइज से बहुत छोटा होगा, वो बहुत इजीली पास हो जाएगी, मतलब जल्दी जाएगी, और जिसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा वो स्लोली पास होगी, रेजिस्टेंस डेवलप होता है पास होती है। तो वो इसका कॉन्सेप्ट है, वो इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमनली जो हमने मीडियम की बात की, वो हम क्या यूज करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर हम एक जेल या मैट्रिक्स की बात करें कि हम मोस्ट कॉमनली कैसा जेल या मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एगारोज जेल मीडियम यूज़ किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एगारोज जेल। अब हम सबसे पहले एगारोज के बारे में पढ़ लेते हैं कि एगारोज क्या है, कैसे ये इस टेक्निक में हेल्प करेगा, कैसा पोर साइज कैसे बनाएगा, वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एगारोज जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। किसका नेचुरल पॉलीमर है, डी गैलेक्टोज एंड 3,6 अनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज जो है, एल गैलेक्टोज में 3,6 अनहाइड्रो एल गैलेक्टोज है, और डी गैलेक्टोज, इनके पॉलीमराइजेशन से आपका क्या बनता है, एगारोज जेल बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि एगारोज जेल हमें मिले कहाँ से। तो जैसे कि हमने एल्गी में पढ़ा था कि वहां से हमें अगार अगार ऑब्टेन्ड होता है ना। तो ऐसे ही एगारोज जेल जो है, इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एगारोज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एगारोज की एक प्रॉपर्टी है,
क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको हॉट वाटर में डालेंगे तो हॉट वाटर में डालने से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हॉट वाटर में ये डिसॉल्व हो गया तो धीरे धीरे इस वाटर को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और जब ये कूलिंग करते हैं ना बेटा तो ये डबल हेलिक्सेस बनाता है। क्या बनाता है, डबल हेलिक्सेस बनाता है। और ज़्यादा ठंडा होता है तो ये जो डबल हेलिक्स जो है ना ये अरेंज होकर के एक थिक फिलामेंट बना देती हैं। कैसे बनाएंगे वो भी हम बात करेंगे। और आगे जाकर के जब और ठंडा होता है तो यही थिक फिलामेंट जो है ये क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं और एक जेल बना लेते हैं। अब इस जेल जो होता है इसका एक पोर साइज बनता है, और ये पोर साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम अगार कितना डाल रहे हैं, अगार की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम अगार डालेंगे उतना पोर साइज छोटा होता जाएगा। तो अगार की कंसंट्रेशन पे इसका पोर साइज डेवलप होता है। तो देखो कैसे डेवलप होता है, जैसे कि इसके केस में मैं बना रही हूँ डबल हेलिक्स कैसे बनाता है ये हम देखने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसे ये आपका क्या है, अगैरोस ठंडा होना शुरू हुआ तो इसने सबसे पहले डबल हेलिक्स बनाना शुरू कर दिया, बन गया। फिर कई सारे डबल हेलिक्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके वो क्या हो जाएंगे बेटा, अरेंज हो जाएंगी। ऐसे करके वो क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और ये एक थिक फिलामेंट बना लेते हैं। जैसे आप इनमें देखोगे तो ये सभी क्या बना रहे हैं बेटा, एक थिक फिलामेंट बना रहे हैं। ऐसे अरेंज हो करके ये क्या बना लेंगे, थिक फिलामेंट बना लेंगे। डबल हेलिक्स बना लिया इनने सबने और इस तरीके से एक थिक फिलामेंट बना लिया। जब ये थिक फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं, क्या शो करते हैं, क्रॉस लिंकिंग। जैसे ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, तो ऐसे करके सेंटर में क्या क्रिएट हो जाता है, एक पोर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे बेटा, अरेंज हो जाएंगे और एक सेंटर में पोरस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। सबसे पहले ये डबल हेलिक्स बनाता है, डबल हेलिक्स बनने के बाद वो अरेंज हो जाते हैं और थिक फिलामेंट बना देते हैं। फिर थिक फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक पोरस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। और ये पोर साइज कितना डेवलप होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एगैरोस की कंसंट्रेशन पे। तो जब डीएनए इस पोर में से पास होगा तो ऑब्वियसली डीएनए का साइज इसके पोर के साइज से छोटा होगा, लेकिन डीएनए का फ्रेगमेंट जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना इस पोर से इजीली पास होगा। इजीली पास होगा तो सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पास होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखें, हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, जो भी हमारे पास सैंपल है डीएनए, जो भी आपके पास सैंपल डीएनए है, तो हमें सबसे पहले उससे क्या बनाने पड़ेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट में तोड़ने के लिए इसको हम कट करेंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और जब हम इसको काटेंगे तो अलग अलग साइज के आपके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, बन गए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग क्यों सेपरेट करना चाहते हैं। तो जैसे ध्यान से देखें, मान लो ये किसी इंडिविजुअल का कंप्लीट जीनोम है। ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल का क्या है, कंप्लीट जीनोम है। ठीक है, मान लो एक बैक्टीरिया का है और इस बैक्टीरिया में ये जीन जो है ये हमें क्या करता है, किसी डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए कोड करता है। जैसे बीटी कॉटन हम बनाते हैं तो मान लो ये डिजायर्ड कैरेक्टर, ये वाला जो जीन है ये बीटी टॉक्सिन की प्रोडक्शन कराता है। तो हमें बीटी प्लांट बनाना है, तो हमें इस जीन को प्लांट में डालना है। तो कैसे डालेंगे प्लांट में, पहले तो इस जीन को निकालेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, फिर इसको वेक्टर में डालेंगे, फिर प्लांट में डालेंगे, ऐसा ही होगा।
लेकिन हम इस जीन को आइसोलेट कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें डीएनए को कट लगाना पड़ेगा। तो कट लगाने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाला तो ये पूरा जीनोम कई सारे फ्रेगमेंट में टूट गया, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फ्रेगमेंट में से हम उस डीएनए को कैसे ढूंढे जो बीटी टॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए कोड करता है। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप कहोगे मैडम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, छोटा एनोड की तरफ, बड़ा कैथोड की तरफ, तो ये जीन हमें कैसे पता चले? तो बेटा जब हमने सिक्वेंसिंग की तो हमें इस जीन का साइज पता चल गया, और साइज पता चल गया तो हमें पता है इसका साइज क्या है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया, तो हम इस साइज का फ्रेगमेंट ढूंढेंगे, और जहां पे हमें इस साइज का फ्रेगमेंट मिल जाएगा तो वो डीएनए का सेगमेंट किसके लिए कोड करेगा, बीटी टॉक्सिन के लिए। ये मैंने एक एग्जांपल दे करके बताया कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं। हमें किसी जीन को ढूंढना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डीएनए को काटना पड़ेगा। काटेंगे तो किसकी हेल्प से काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काटते हैं। अब आपको पता है हमारा जीनोम तो बहुत ज़्यादा पार्ट रिपीटेटिव डीएनए, तो वो सीक्वेंस कई बार रिपीट होती होगी जीनोम में, तो जहाँ जहाँ उसको अपनी रिकॉग्निशन साइट मिलेगी वहाँ वहाँ वो काटेगा, तो कई सारे फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो कई सारे फ्रेगमेंट मिलेंगे तो उनमें से हम अपना डिजायर्ड सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि ये टेक्निक साइज के अकॉर्डिंग हमें डीएनए को सेपरेट करके दे देगी, तो उस साइज का फ्रेगमेंट हम ढूंढ लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि साइज का फ्रेगमेंट सेपरेट कैसे करें, फिर कैसे उसको बाहर निकालें। तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करें। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, पूरा सैंपल डीएनए ले लिया, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने कट किया तो वो कई सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक जेल प्लेट लेनी है। ये जेल प्लेट है, सिंपल स्लाइड की तरह की होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, और इसके ऊपर हमने एगारो जेल लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, एगारो जेल की लेयर लगा दी हमने, एक थिक सी एगारो जेल की हमने लेयर इसके ऊपर लगा दी है। ये आपका मैंने एगारो जेल लगा दिया है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जेल लग गया है, एक थिक वैक्सी लेयर इसके ऊपर हमने बना दी है। फिर थिक वैक्सी कोटिंग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक एंड की तरफ एक नाइफ की हेल्प से जेल को कट करते हैं। इतना कट नहीं करते कि वो स्लाइड को टच कर जाए, लेकिन कुछ जेल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे वेल्स बन जाए, गड्ढे बन जाए, ताकि हम डीएनए सैंपल को लोड कर सकें। तो ये हमने क्या बना दिए बेटा, वेल बना दिए। अब इस वेल में हमने क्या करना है, डीएनए सैंपल को डालना है। सैंपल मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट को डालना है। तो इसका कुछ डीएनए हमने इसमें डाल दिया, कुछ डीएनए हमने इसमें डाल दिया, और कुछ डीएनए को हमने इसमें डाल दिया, वेल में फिल कर दिया। वेल में फिल करने के बाद, क्योंकि डीएनए पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो हमने क्या करना है, जिस तरफ वेल है उस तरफ तो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगानी है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है। अगर हम इस तरफ पॉजिटिव लगा दे तो ये इस तरफ भागेंगे, और इस तरफ कुछ दूरी पे जाने के बाद मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, तो उससे बाहर वो नहीं जा पाएंगे। आई बात समझ में, तो वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं हो पाएंगे। हमें इसको पूरे जेल में से पास कराना है, जिसका एक पोर साइज है। तो इस तरफ हम रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। फोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेंगे, मैट्रिक्स में से पास होंगे, और जब ये एगारो जेल में से पास होते हैं तो एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, सीविंग प्रॉपर्टी, क्योंकि पोर साइज बहुत छोटा होता है तो सीविंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो जैसे जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट
इस जेल में से पास होंगे तो क्या होगा बेटा, हम क्या देखने को मिलेगा, जितना डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा, फार्दर इट विल मूव, उतना ही फास्ट वो मूव करेगा मतलब किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, डीएनए जो है वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए, लेकिन हमें डीएनए दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा, डीएनए हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डीएनए कैसा है, ट्रांसपेरेंट। तो अब हम उसको देखें कैसे, हाउ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैसे विजुअलाइज करें, देखें कैसे। ये क्वेश्चन कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं, तो विजुअलाइज कैसे करें, इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला तो क्या, इस पूरे जेल के ऊपर हम एक डाई डालेंगे, इसकी स्टेनिंग करेंगे, किसकी हेल्प से, इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से। हमें नहीं पता कि डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, तो हमें जेल के ऊपर ही क्या डालना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड जेल डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डालेंगे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे, जेल नहीं लेगा, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे वो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेन को हम रिमूव करा देंगे। उसके बाद अभी हमें कलर दिखाई नहीं देगा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यूवी रेज का एक्सपोजर डालना पड़ेगा। किसके बाद डालना पड़ेगा, यूवी रेज का एक्सपोजर डालना पड़ेगा। और जब हम यूवी रेज का एक्सपोजर डालते हैं तो हमें ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। कैसे बैंड दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। ध्यान से देखना बेटा, कैसे बैंड दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। अब ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिखाई देंगे तो आपको पता चल गया कि किस साइज का फ्रेगमेंट कहाँ है। किस साइज का फ्रेगमेंट, क्यों बेटा, क्योंकि वेल के पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो लार्जेस्ट साइज के होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फार्दर मूवमेंट शो नहीं कर पाए, वो लार्जेस्ट साइज के हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने शो कर दिया कि किस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट माइग्रेट करते हैं। अब इस वाले वेल में जो हमने डीएनए का सैंपल डाला ना, उसमें एक ही डीएनए फ्रेगमेंट आया और वो भी वेल के बिल्कुल पास। इसका मतलब इसमें जो डीएनए आया वो अनडाइजेस्टेड है। ध्यान से देखना, वो क्या है, अनडाइजेस्ट। अगर यही फ्रेगमेंट यहाँ आता तो दैट मीन्स ये फ्रेगमेंट में डिवाइडेड तो है, लेकिन इसमें सारे फ्रेगमेंट एक ही साइज के, लेकिन बिल्कुल वेल के पास आ रहा है, इसका मतलब ये अनडाइजेस्टेड सेगमेंट है। कैसा है, अनडाइजेस्टेड। यहाँ पे 2 बैंड दिखाई दे रहे हैं, मतलब डाइजेशन तो हुआ है। हो सकता है 3 बैंड आपको दिखाई दे दे, हो सकता है 4 बैंड आपको दिखाई दे दे, ऐसे ही इस वेल में। तो इस तरीके से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब सेपरेट तो कर दिया, लेकिन हमने अभी उसको निकाला तो है नहीं, तो निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक स्टेप आता है, इल्यूशन। इल्यूशन स्टेप क्या कहता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, जैसे मान लो आपको पता है कि जो सेगमेंट आपको चाहिए वो सेगमेंट, जिस साइज का सेगमेंट आपको चाहिए वो सेगमेंट ये है, तो हमें सिर्फ इस सेगमेंट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक नाइफ लेंगे। क्या लेंगे, नाइफ। और इस नाइफ की हेल्प से इस बैंड के आसपास ऐसे कट लगाएंगे। कट लगा करके बिल्कुल डीप तक कट लगाएंगे जब तक स्लाइड नहीं आ जाती, और फिर इस बैंड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बैंड को हमने बाहर निकाल लिया, और फिर इस बैंड में क्या है, एगैरो जेल है, साथ में आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है। तो इसमें से सिर्फ हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। किसको आइसोलेट कर लेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको एक फिक्स साइज का डीएनए का बैंड आपको मिल जाएगा, डीएनए का फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा। फिर इस डीएनए फ्रेगमेंट को प्योरीफाई करने के बाद, प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे वो हम आगे बायोटेक में पढ़ेंगे।
इस डीएनए के सेगमेंट को प्योरीफाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस डीएनए को किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप में यूज कर सकते हैं। कैसे, मैंने पहले भी बताया था, डिजायर्ड डीएनए को मान लो प्लांट में ट्रांसफर करना है तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके लिए कैरियर का काम कौन करता है, वेक्टर। तो पहले हमें इस सेगमेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर एक पर्टिकुलर बैंड को इल्यूट आउट किया और उसके बाद सिर्फ डीएनए को प्योरीफाई कर लिया। उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में, और जब वेक्टर में ये डीएनए इंसर्ट हो जाएगा तो वेक्टर कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस में डाल देंगे, प्लांट्स में। ये मैं आपको बायोटेक में बताऊंगी। तो ये थी बेटा आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। मेन पॉइंट में दोबारा बता देती हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सैंपल डीएनए को बाहर निकालना है। सैंपल डीएनए हमने लिया, फिर उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, ये इसको कई फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से इन फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जेल प्लेट लेंगे, उसके ऊपर एगारो जेल लगाएंगे, एक एंड की तरफ वेल्स बनाएंगे और इन वेल्स में डीएनए को लोड कर देंगे। जो डीएनए के फ्रेगमेंट हमने डिवाइड किए थे उनको हम लोड कर देंगे। वेल की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखनी है, वेल के अपोजिट एंड की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देना है। तो ये डीएनए फोर्सिबली पास होंगे किसमें से, एगारो जेल में से। एगारो जेल में से जब ये पास होंगे तो सीविंग प्रॉपर्टी एक्ट करेगी और कैसे सेपरेट हो जाएंगे कि जितना डीएनए फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जितना उसका साइज बड़ा होगा उतना ही वो पीछे रहता चला जाएगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो उनको विजुअलाइज कैसे करें, इसके लिए हम दो चीजें करते हैं। पहले तो स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड डाई की हेल्प से, फिर यूवी रेज का एक्सपोजर डालेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। कैसे कलर के बैंड दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड। फिर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर साइज का, अब साइज के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट हो गया है तो हमें पता है कि हमें किस साइज का सेगमेंट चाहिए, तो उस सेगमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हमें उस सेगमेंट को बाहर निकालना है। तो कैसे बाहर निकालेंगे, उसके लिए प्रोसेस होता है इलीशन। इलीशन में हम क्या करते हैं, सेपरेटेड डीएनए बैंड्स को कट आउट करते हैं जेल में से और फिर जेल के बैंड को बाहर निकालते हैं। फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन करेंगे और प्योर डीएनए को प्योरीफाई कर लेंगे। फिर उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे किसी भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, मतलब क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करा देंगे। तो ये थी बेटा आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से दोनों टेक्निक हम कर चुके हैं, तो कल से बायोटेक का बेसिक मैं स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से। थैंक यू बेटा।